एनडीसी ईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो नया चैप्टर है, फर्स्ट वाला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसको पढ़ेंगे। तो पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें वास्तविक संख्याएं, इस वास्तविक संख्याओं पर जाने से पहले हमें जो पूरी जो संख्याएं हैं, जो भी प्राकृत संख्या हुई, पूर्णांक संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई, इन सभी के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में बढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो आज हम एक बार और देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो देखना, प्राकृत संख्या क्या होती है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, यहां 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या, और 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना, मैं इसको सभी को यहां पे लिखूंगा, एक बार वापस सुनना। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी प्राकृत संख्या, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे। उसके बाद में पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है। आपको प्राकृत संख्या के बारे में पता है, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप अच्छी तरीके से जान सकते हो कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाती है। तो इनमें अगर जीरो को, शून्य को और शामिल कर दिया जाता है, शून्य को और शामिल कर दिया जाता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को और शामिल कर दिया जाए, जीरो को और शामिल कर दिया जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या हमारे पास कहलाती है। और पूर्ण संख्या को किससे, पूर्ण संख्याओं के समूह को किससे व्यक्त करेंगे, पूर्ण संख्याओं के समूह को W से व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। तो इसको होल नंबर्स का जो W है वो पहला वर्ड है, इसके आधार पर पूर्ण संख्याओं को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको पता है कि हमने प्राकृत संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, पूर्ण संख्या के बारे में आपको मैंने बताया। तो मैं इनको हर चीज यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा, पहले आप मेरी बातों को सही ढंग से सुनना, ठीक है। उसके बाद में पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो इसको, इसका पहला जो वर्ड है आई, इससे इसको व्यक्त करेंगे, और इसको जेड से भी व्यक्त करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। अब आपको अगर पूर्ण संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में नॉलेज है, तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं। देखना, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं हमने बताया पूर्ण संख्याओं को कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। तो अगर पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी कौन सी, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके अनंत तक। अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है, तो वह संख्याएं हमारे पास कौन सी कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और इसको व्यक्त किससे करेंगे, जेड से या आई से व्यक्त करेंगे। अब मैं बात यहां पे वो लिखूंगा, देखना, पहले मैंने आपको बताई कि कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अब एक एक चीज में आपको बताऊंगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। एक मैंने आपको बताई पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या क्या होती है। एक मैंने आपको बताई कि पूर्णांक संख्या, कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो अब इंग्लिश में मैंने आपको इनका नाम बताया कि इंग्लिश में कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्राकृत संख्या है, इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अरे होल नंबर ही तो बोलते हैं पूर्ण संख्याओं को। और पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब देखना, इंग्लिश में कैसे व्यक्त करते हैं। मैंने बताया कि प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं,
तो प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे व्यक्त करेंगे? n से व्यक्त करेंगे। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं, तो पूर्ण संख्याओं के समूह को किससे व्यक्त करेंगे? w से व्यक्त करेंगे। और पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, तो इसको हम i से व्यक्त करेंगे, या फिर एक है z से भी इसको हम व्यक्त करते हैं। तो ये तीनों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, तीनों का परिचय मैंने आपको दिया है। अब प्राकृत संख्या की परिभाषा अगर हम देना चाहें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहां से शुरू होती है, एक से शुरू होकर अनंत तक। प्राकृत संख्या ये अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैंने आपको बताया, जैसे प्राकृत संख्याओं के समूह n है, n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसे करके कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो अब इस 1 या 2 के बीच में और भी संख्याएं आएगी, 1.5 1.6 1.7, तो वो भी क्या प्राकृत संख्या होगी क्या? जी नहीं, वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्राकृत संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, कि ऐसे नहीं 1 उसके बाद में सीधा 2 उसके बाद में 3 उसके बाद में सीधा 4। दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। किसमें? प्राकृत संख्या में दशमलव वाली संख्याओं को हम शामिल नहीं करते हैं। ये 1 से शुरू होती है, 1 2 2 के बाद में सीधा 3 उसके बाद में 4 उसके बाद में 5 उसके बाद में 6 ऐसे करके ये अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्याओं की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो देखना, प्राकृत संख्याओं की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें क्या होती है प्राकृत संख्या, तो हम लिखेंगे कि वस्तुओं को, अब इनको हम वस्तुओं को गिनने के लिए यूज में लेते हैं ना। जैसे हमारे पास 20 आलू रखे हुए हैं, तो आपको पूछा जाए कि ये कितने आलू हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 20 आलू है, ऐसे गिनकर ही तो बताओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके उनको काउंट करके उनको आपस में गिनकर ही तो बताओगे। तो अगर मैं यहां से एक नॉर्मल परिभाषा देना चाहूं, प्राकृत संख्या की नॉर्मल परिभाषा देना चाहूं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह संख्या हमारे पास कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह संख्या हमारे पास प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे आम है, कोई 40-50 आम रखे हुए हैं, तो आपको पूछा जाए कि कितने आम है, तो आप उनको गिनोगे ना कि 1 2 3 4 5। तो वस्तुओं को गिनने के लिए ये हम नॉर्मल परिभाषा देख रहे हैं प्राकृत संख्या की। और वैसे आप ऐसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक विद्यमान होती है या फिर अनंत तक जाती है, वह संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो यहां से मैं लिखूं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अरे कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। और इसको हम n से व्यक्त करते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं, इसको n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसको n से हम व्यक्त करते हैं। किसको? प्राकृत संख्याओं को। और अगर हम देखना चाहें, एक परिभाषा और लिखना चाहें, आप अपनी इच्छा से लिखो कि वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो वह संख्याएं क्या कहलाती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो वह संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का हमारे पास काम हो गया। अब आपको यहां से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी, एक बार मैं वापस से इसका और रिव्यू दूंगा आपको, एक बार वापस से इसको रिपीट करूंगा एक बॉक्स के माध्यम से, और उस बॉक्स से आपको वापस से समझ में आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं।
ठीक है ना, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार वापस से समझाऊंगा मैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहां से आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बॉक्स के माध्यम से वापस समझाऊंगा। तो देखना, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है और इसको n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या पे। अब पूर्ण संख्या को w से व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्या को w से व्यक्त करते हैं। अब अगर आपको प्राकृत संख्या का पता है कि 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, अब देखना ये प्राकृत संख्या मैं यहां पे लिख रहा हूं इस प्रकार, पहले तो ये w लगा रहा हूं, अब मैं पहले प्राकृत संख्या का समूह लिख रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। अब देखना ये अभी तक तो प्राकृत संख्याओं का समूह ही है, प्राकृत संख्याओं का समूह ही है ना। अरे प्राकृत संख्या में यही तो लिखा था 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, तो अभी तक ये प्राकृत संख्याओं का समूह ही है। तो अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये अभी तक प्राकृत संख्याओं का समूह है, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है, ये शून्य और शामिल कर दिया, शून्य मतलब 0 को और शामिल कर दिया, तो वह संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। तो परिभाषा अपने आप निकल के आ गई ना, हमें प्राकृत संख्या का पता था तो पूर्ण संख्याओं की जो परिभाषा है वो अपने आप निकल के आ गई। क्या निकली कि प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को w से व्यक्त करते हैं। तो मैं यहां से लिखना चाहूं कि परिभाषा यहां से मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखना, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो यहां से लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उन संख्याओं का समूह है क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और पूर्ण संख्या को व्यक्त किससे करते हैं? w से व्यक्त करते हैं। यहां पे लिख देंगे कि पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं के समूह को किससे व्यक्त करते हैं? w से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को w से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृत संख्या का हमारे पास हमने नॉलेज ले लिया, हमने पूर्ण संख्या का नॉलेज ले लिया। अब हमारे पास कौन सी, अब देखना यहां से एक बात और देखना, यहां से आपको पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले 1 आ रही है, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास क्या है? 1 है। तो यहां मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा थोड़ा, तो यहां लिख रहा हूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। यहां से पूछी जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो हमारे पास कितनी है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहां से मैं लिखूं यहां नीचे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, अब देखना, ये रफ कर रहा हूं मैं, इनको रफ कर रहा हूं। पूर्णांक संख्याओं को मैं अलग से दर्शाऊंगा, अलग से, हम मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए समझाने के लिए, पूर्णांक संख्याओं को समझाने के लिए, तो मैं इनको रफ कर रहा हूं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे व्यक्त करेंगे? पूर्णांक संख्याओं को हम z से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? पूर्णांक संख्याओं को z से हम व्यक्त करेंगे। तो देखना, पूर्णांक संख्याओं के बारे में नॉलेज लेते हैं, z से या फिर i से व्यक्त करते हैं। अब आपको प्राकृत संख्या के बारे में नॉलेज हो गया, आपको पूर्ण संख्या के बारे में नॉलेज हो गया, तो आप यहां से, या फिर पूर्ण संख्याओं के बारे में आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि
शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ऐसे भी तो बोल सकते थे ना। अब देखना, हम पूर्णांक संख्याओं पे चल रहे हैं, तो अभी तक हमने पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है। तो मैं एक बार पूर्ण संख्याओं का समूह लिख रहा हूं कि ये इसको व्यक्त किससे करेंगे, जेड या आई से व्यक्त करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं आई या फिर जेड, दोनों से व्यक्त कर सकते हैं। अरे दोनों से व्यक्त कर सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं 0, ठीक है। अब आपको पता है, आपको क्या पता है कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 6th या 7th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि शून्य के दाईं तरफ बढ़ेंगे। ये शून्य है, शून्य पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है, शून्य है, तो शून्य पूर्णांक है। जब शून्य के हम दाईं तरफ बढ़ेंगे तो कौन सी वाली संख्या आएंगी, धनात्मक वाली संख्या आएंगी। शून्य के दाईं तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक वाली संख्या, और शून्य के बाईं तरफ चलने पर ऋणात्मक वाली संख्या आएगी। तो शून्य के दाईं तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो शून्य के दाईं तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक वाली संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। शून्य के दाईं तरफ चलने पर कौन से पूर्णांक कौन सी संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। और शून्य के इधर चलने पर, अब देखना पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्णांक संख्या में क्या होती है, इन धनात्मक जो संख्याएं हैं इनके अंदर क्या शामिल कर ली जाती है, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, जितनी भी जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके साथ इसमें जो ऋणात्मक वाली जो संख्याएं हैं वो भी शामिल कर ली जाती है। और इधर दाईं तरफ जैसे जैसे चलते हैं कि दाईं तरफ, ये दाईं तरफ चल रहे हैं, तो दाईं तरफ चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, अर्थात 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ेगा। अब देखना, 0 के बाईं तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, 0 के बाईं तरफ कौन सी संख्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी, जैसे -1, -2, -3, ऐसे ऐसे करके माइनस अनंत तक, ऐसे कहां तक, माइनस अनंत तक ये संख्याएं जाएगी। तो 0 के बाईं तरफ ये शून्य है, शून्य के बाईं तरफ कौन सी संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्या। अब ये धनात्मक संख्याएं हैं, तो ये कौन सी संख्याओं का समूह हो गया, इससे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याओं का समूह बोलते हैं। अब आपने यहां तक देखना, अगर ये वाली है यहां तक ही है तो प्राकृत संख्याओं का समूह है, अगर 0 इसमें शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समूह है, और अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है तो पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। ऋणात्मक संख्याएं भी अगर इसमें शामिल कर ली गई तो कौन सी संख्याओं का समूह कहलाता है, पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। अब मैं आपको बोलूं, मेरे को ये बताओ धनात्मक पूर्णांक किधर है, धनात्मक पूर्णांक कौन से? आप ऐसे तो बोलोगे ना कि सर धनात्मक पूर्णांक तो शून्य के दाईं तरफ वाले हैं, और ऋणात्मक जो पूर्णांक है, ऋणात्मक वाली जो संख्याएं हैं वो शून्य के बाईं तरफ वाली है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाले इन पूर्णांकों को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। इन पूर्णांकों को हम क्या बोलेंगे, ये कौन से पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इन पूर्णांकों को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। इन पूर्णांकों को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और ये पूर्णांक हमारे पास कौन सा है, शून्य पूर्णांक है। ये पूर्णांक हमारे पास कौन सा है, शून्य पूर्णांक है। अरे ये आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे हम फर्स्ट वाला, उसमें ये हमारे पास काम आएगा। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक कोई दर्शाइए कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो 3q 3q+1 3q+2 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस रूप के हो सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई क्वेश्चन में ऐसे बोला जा रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब कौन सी वाली संख्याएं हमें यूज करनी है, जो 0 के दाईं ओर है। अगर ऐसा बोला जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक है तो 0 के बाईं तरफ वाली संख्या। तो पूर्णांक का अगर देखा जाए तो पूर्णांक वाली की जिसमें ऐसी संख्या है जिसमें ऋणात्मक वाली संख्याएं भी अगर उसमें शामिल कर ली जाती है धनात्मक संख्याओं के साथ साथ,
तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब हमारे पास आती है परिमेय संख्या, जिस पर हमारी जो प्रश्नावली 1.4 है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट परिमेय संख्याओं पर है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, बिना भाग विभाजन के लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि यह शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो उसका देखना हम क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं के बारे में भी आपने 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याओं की नॉर्मल अगर परिभाषा देखा जाए तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं कहलाती है, हम ऐसा ही बोलते हैं कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं कहलाती है, कौन सी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। p बटा q का मतलब क्या हो गया, जिनको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सके, जहां पर p व q क्या है, जहां पर p व q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्याओं में कोई भी संख्या होगी, पूर्णांक संख्याओं में से कोई भी संख्या होगी। तो देखना हमें प्राकृत संख्या पढ़ी तो वो हमारे पास पूर्ण संख्या में काम आया, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं दोनों पूर्णांक संख्याओं में काम आई। अब परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे तो परिमेय संख्याओं में हमारे पास पूर्णांक संख्याएं काम आ रही है। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें इन संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो हम वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है वो सही ढंग से नहीं पढ़ सकते। हमें क्वेश्चन करने से मतलब थोड़ी ना, हमें तो थोड़ा ध्यान चाहिए। कोई पूछे कि भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो अब तो आपको पता है क्या होती है, शून्य होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो हम अब अध्ययन करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय संख्या के बारे में आपको पहले पूर्णांक संख्या का पता होना चाहिए कि 2p व q पूर्णांक इस प्रकार है कि अगर ऐसी संख्याएं जिनको p बट्टा q के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p बट्टा q का मतलब अंश बट्टे हर के रूप में, जहां p व q क्या है, जहां p व q पूर्णांक है। लेकिन q का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता q का मान। अगर q शून्य हो जाता, अगर q शून्य हो जाता है तो वो हमारी गणित की जो प्रश्नावली है, गणित में उसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। गणित में हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। अर्थात अगर शून्य का भाग किसी संख्या में दे रहे हैं तो यह असंभव है, इसको हम गणित में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। अगर जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो का भाग किसी में दे रहे हैं इसका मतलब वो हमारे गणित में क्या है, अपरिभाषित है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। क्या होती है परिमेय संख्या देखना। पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो इसको किससे व्यक्त करेंगे, इसका पहला वर्ड उठाओ आर, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको व्यक्त किससे करेंगे, आर से व्यक्त करेंगे परिमेय संख्याओं को। अब देखना, मैं इसकी परिभाषा एक बार वापस बोल रहा हूं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। p बट्टा q का मतलब p अंश हो गया, q हर हो गया। p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां क्या p भी क्या है, हमारे पास पूर्णांक संख्या है, q भी क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। p कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। हमने कितनी पूर्णांक संख्याएं पढ़ी है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5। क्यों कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन q का मान, हमने कोई शून्य पूर्णांक जीरो भी पढ़ा है, वो भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन q का मान जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो का भाग अगर किसी संख्या में हम दे रहे हैं तो हमारे गणित में क्या है, अपरिभाषित है।
क्यों जीरो का भाग किसी संख्या में दे ही नहीं सकते। जीरो में किसी का भाग दे रहे हैं तो वहां तक तो संभव है, जीरो में किसी का भाग देंगे तो वहां तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो का भाग दे रहे हैं तो वो अपरिभाषित है। अभी देखते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, हर एक चीज आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो देखना, परिमेय संख्या की परिभाषा पहले मैं लिख रहा हूं कि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम P बट्टा Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात देखना वो भी बात लिख देता हूं, P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात किस रूप में लिखा जा सकता है? अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, उन पे हम बाद में चलेंगे। जो हमारी 1.4 प्रश्नावली आएगी तब हम उन बातों पे चलेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो उसी टाइम हम उस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर अध्ययन करेंगे। पहले हम परिमेय संख्या की जो नॉर्मल जो ज्ञान है उसका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे तो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P जो अंश है, अर्थात P हमारे पास जो अंश है वो भी क्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या। यहां मैं पूर्णांक संख्या नहीं लिख के कोई भी पूर्णांक संख्या लिख देता हूं ना, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या। क्यों किसकी जगह है? यहाँ पे P अंश की जगह है, Q किसकी जगह है? हर की जगह। हर भी क्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन कोई भी पूर्णांक संख्या है। हर भी क्या है? हमारे पास कोई भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक शर्त है, यह शर्त के साथ बात करता है। लेकिन शर्त क्या है कि Q का मान जो 0 भी पता है हमें पूर्णांक है, तो Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए Q का मान 0? अगर Q का मान 0 हो गया ना तो वो हमारे गणित में परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है? अगर यहां नीचे 0 आ गया या फिर Q की जगह 0 आ गया तो 0 का भाग किसी में देंगे तो 0 का भाग किसी में दे ही नहीं सकते, वो अपरिभाषित होगा हमारे गणित में। तो इसका मतलब Q का मान हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, P का मान 0 हो सकता है, यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा तो 0 ही आएगा, और 0 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखना, 0 को P बटा, जैसे 0 है, अब मैं आपको बोलूं इसको कैसे लिखे P बटा Q के रूप में। मैं बोलता हूं कि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो देखना, इसको P बटा Q के रूप में लिख दिया ना, P की जगह 0 है, Q की जगह 1 है, तो इसका मतलब इसको P बटा Q के रूप में लिखा गया ना, इसका मतलब 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अरे है ना, 0 एक परिमेय संख्या। अब मैं आपको इसको उल्टा लिखना चाहूं कि 1 बट्टा 0। अब देखना, 0 का भाग हम किसी संख्या में नहीं दे सकते, Q का मान 0 हो गया, Q का मान 0 हो गया तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये तो गणित में हमारे पास क्या है? अपरिभाषित है। तो इसका मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर Q का मान 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो परिमेय संख्या की अगर नॉर्मल परिभाषा देखनी चाहें तो क्या होगी हमारे पास कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में उनको लिखा जा सकता है, लेकिन क्या है, जहां P यानी अंश है वो कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, Q भी कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन क्या शर्त है कि 0 जो पूर्णांक संख्या है वो नहीं हो सकता।
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ एग्जांपल देना चाहूँ एक दो कि एग्जांपल देखते हैं हम कि मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ। एक संख्या मैंने लिख दी 0, एक संख्या मैंने लिख दी 0, एक मैंने लिख दी 3/0, एक संख्या मैंने लिख दी 1.5, एक संख्या मैंने लिख दी 1.5, ठीक है। एक संख्या मैंने लिख दी मेरी इधर ध्यान से देखना, एक संख्या मैंने लिख दी 6/7। अब देखना मैं आपको बोलूं, बताओ इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है। तो देखना परिमेय संख्या की बात करें तो फर्स्ट वाली 0, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो देखना ये p/q या फिर p/q या फिर ये अंश बट्टा हर के रूप में लिखी गई ना, अंश बट्टा हर के रूप में लिखी गई ना। और देखना q का मान 0 नहीं है ना, तो हमने यही तो लिखा है ना, q का मान 0 नहीं होना चाहिए और अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जानी चाहिए, अंश बट्टे हर के रूप में भी लिखी गई और q का मान 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परिमेय संख्या, ये हमारे पास क्या है परिमेय संख्या। अब देखना ये 3/0 है, तो पहले से ही आपको यहां से देखकर ही पता चल जाएगा कि q का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। q बराबर 0 है, इसका मतलब अगर q बराबर 0 होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या कब होती है, जब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो अगर इसको p/q के रूप में देखें तो q का मान तो 0 हो रहा है, q का मान 0 हो रहा है, इसका मतलब q का मान 0 हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तीसरा देखना, अब आप बोलोगे सर 1.5, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब सर 1 तो लगा दिया। इसको मैं अलग से समझा रहा हूं, देखना ये एग्जांपल्स लिख लेना आप, 0, 3/0, एग्जांपल साइड में लिख लेना और आगे वापस आएगा तो मैं आपको वापस समझाऊंगा। अब 1.5 है, देखना जैसे 1.5 हमारे पास है, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो हमने 1 तो लगा दिया। लेकिन आपने बोला था कि p पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन 1.5 तो पूर्णांक नहीं है। आपने बताया था कि अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, मैंने सही बोला था, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? अभी तक भी p/q के रूप में। देखना इसको दशमलव को तो हटा ही सकते हैं ना, अरे दशमलव को हटा सकते हैं ना। अगर ये दशमलव यहां से हटेगा, एक अंक से पहले दशमलव है, तो एक अंक से पहले दशमलव है, तो ये हटेगा तो नीचे शून्य लग जाएगा, अरे लग जाएगा ना। तो देखना नीचे शून्य लग गया। अब देखना इस ये p/q के रूप में हो गई ना, हो गई ना p/q के रूप में। p का मान 15 है जो एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। q का मान 10 है, 0 तो नहीं है ना q का मान, q का मान 10 है जो भी एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको p/q के रूप में हमने लिख दिया ना। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये भी हमारे पास कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये 6/7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये p/q, p 6 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, q का मान 0 है नहीं, इसका मतलब ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो आज की क्लास में हमने परिमेय संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में नॉलेज लिया है। अब इससे अगले वाली क्लास में हम प्रश्नावली कंटिन्यू करेंगे। 1.4 प्रश्नावली में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, शांत या अशांत, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भी हमारा जो बेसिक था इस प्रश्नावली से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर लिया है थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नावली में, वैसे वैसे और भी कंसेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। तो आप हमारे ऐप के साथ, एनडीसी ईडीयू एजुकेशन जो ऐप है उसके साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।